एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रवां माली साल के आगाज से प्राइवेट सेक्टर को बैंक्स की जानिब से अब तक कर्जा 589 अरब रुपए दिया गया है और ये रकम पिछले साल जुलाई से जनवरी तक 1.3 ट्रिलियन रुपए से खासी कम है, जो करंट फिस्कल ईयर के इसी अरसे के मुकाबले में हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ा फर्क है, जिसकी बड़ी वजह हाई इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं और महंगी फाइनेंसिंग भी हो सकती है। इसके बावजूद हुकूमत और स्टेट बैंक के हालिया इकदाम आइंदा महीनों में क्रेडिट एक्टिविटी को तेज कर सकते हैं। हुकूमत और स्टेट बैंक का बुनियादी मकसद इंडस्ट्रीज की सरगर्मी को सहारा देना है और इस सिलसिले में एक अहम कदम एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट में 300 बेसिस पॉइंट्स की कमी है। अब ये शरह 4.5% हो चुकी है और इससे एक्सपोर्ट सेक्टर को सस्ती फाइनेंसिंग भी मैसर आएगी, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को, गारमेंट सेक्टर को और दीगर एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है। इसके साथ स्टेट बैंक ने कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 6% से कम करके 5% कर दी है। इस फैसले से भी बैंक्स के पास अब ज्यादा रकम दस्तयाब होगी और अंदाजे ये जाहिर करते हैं कि सिर्फ 1% की कमी से तकरीबन 300 अरब रुपए बैंक्स को मिल सकते हैं। अगर इसका कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को कर्ज की सूरत में दिया जाए तो इन्वेस्टमेंट्स में यहां भी वाज़ेह इजाफा हो सकता है। अब अगर प्राइवेट शोबा अब भी महंगे कर्ज से गुरेज कर रहा है, लेकिन ये इक़दामात एतमाद की बहाली में मदद दे सकते हैं। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज में पहले ही तकरीबन 6% ग्रोथ देखी गई है। सस्ती फाइनेंसिंग से मशीनरी की खरीद करके और इसके साथ पैदावार में इजाफा और नई मुलाजमतों के मौके पैदा हो सकते हैं। एक्सपोर्ट्स पर इसके पॉजिटिव असरात मुतवक्के हैं। कम कॉस्ट की वजह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आलमी मार्केट में निस्बतन सस्ती हो सकती हैं, लेकिन एक्सपर्ट से कहते हैं कि सिर्फ कर्जा सस्ता करना काफ़ी नहीं है। बिजली और गैस के हाई टैरिफ के साथ हाई टैक्स रेट्स अब भी एक बड़ा मसला है। गो कि हुकूमत एक बड़ा रिलीफ का ऐलान कर चुकी है। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार और ई कॉमर्स से वाबस्ता नौजवान भी इस पॉलिसी से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उन्हें बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया जाए तो एक्सपोर्ट्स में एक वाज़ेह इजाफा भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये इक़दामात इकॉनमी को सुस्त रवि से निकालने की एक अच्छी कोशिश है, मगर पायदार नताइज के लिए एनर्जी टैरिफ में मज़ीद कमी और मज़ीद टैक्स रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। अभी सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है और ये जो एक कमी नज़र आई है प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग में, ये किस हद तक इन्वेस्टमेंट को और ग्रोथ को रोक सकती है, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाई साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जुलाई से हम देखते हैं जनवरी तक के 7 महीनों के पिछले साल के फिगर्स जो प्राइवेट सेक्टर ने बैंक से कर्ज दिया और इस साल के फिगर, हमें एक वाज़ेह कमी नज़र आती है इस साल। क्या वजह है कि इस साल जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम था, हालात भी पहले से बेहतर थे, इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे थे और उसमें जो ओवरऑल सिनारियो चल रहा था, उसमें ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी बढ़ती जा रही थी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा हैम्पर करती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ कभी भी नहीं करेंगे कि जहाँ हमें ये महसूस ना हो कि फला चीज़ फला इंडस्ट्री लगा के हमें जो है वो इतना रेवेन्यू मिलेगा। जहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ताल्लुक है, वो सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों से कम हो सकती थी, जिसमें एक सबसे बड़ा जो है वो अपना डिस्काउंट रेट है, उसको कमी नागुरेज थी, जो अब बहुत अच्छा काम हो गया, जो अब कर दिया गया है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सबसे बड़ा हमारा गैस और बिजली का सेक्टर है, उसको जो है वो कम करना हर सूरत में ज़रूरी था। ये जब हो जाता है, ये 2 काम जब हो जाते हैं, तो तीसरा जो है जिसको हम हमेशा ये कहते हैं कि जी हमारी गैस की कीमतें कम हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें कम हो, जो एक्सचेंज रेट है उसकी स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, तो अब जो बात हो रही है रिफाइनेंस में 3% कम की और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो 4 रुपये 10 पैसे कम करने की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये फिगर जो हैं वो आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है वो सस्टेन करवाएंगे। आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेहतर अंदाज में होगी और पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ है, जिसकी हर एक को ये है कि जी ये बढ़ क्यों नहीं रहा, ये 1.5 और 2.5% के दरमियान चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आगे ये 3.5 4.5 की हम बात करेंगे। और आगे आने वाला वक्त पाकिस्तान का 2026 का साल जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का साल है और ये सारे मेजर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत पायदार साबित होंगे। एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है हायर टैक्सेशन। पाकिस्तान में जो इस वक्त टैक्सेशन है, जिसमें हम 30-32% जो है वो नॉर्मल टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद 15% जो है वो सुपर टैक्स की बात हो रही है, 4% जो है वो वेलफेयर और दूसरे चीज़ें मिला के हम 50% के ऊपर आ जाते हैं। तो ये वो हैवी टैक्सेशन है जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए एक कल्चर नहीं बनाती, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं बनाती।
तो अब इंडस्ट्री लगने के लिए नागुज़ेर हो गया है कि ये सुपर टैक्स का कल्चर भी ख़त्म हो जाए और ये जो 30-32% का टैक्स है उसका रेट भी कम हो जाए। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले वक्तों में जो प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास हैं और जो हम समझते हैं कि ये हो जाएगा और जिसका इंडिकेशन प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया है और लोगों ने भी दिया है, वो ये है कि 26-27% पर टैक्स रेट को लेकर आ जाएंगे, सुपर टैक्स का खात्मा हो जाएगा और तमाम गैर ज़रूरी टैक्सेस को जो है ख़त्म करके इंडस्ट्री के लिए एनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो फिर मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे पास रिफाइनेंस में कुशन होगा, इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आने की बात होगी, हमारा जो है वो बिजली का रेट भी कम हो जाएगा और जो टैक्स रेट है वो भी हमारा मैनेजेबल लिमिट्स पे आ जाएगा। तो फिर मैं समझता हूँ कि 2026 एक यादगार और एक शानदार साल होगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट को रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा मौका मिलेगा और मज़ीद इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ लगनी शुरू होंगी। आपको ये भी पता है कि हमारी बिजली की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो 52,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है, ये सारे सोलर और थर्मल और सारे प्लांट्स मिला ले तो। लेकिन हमारी जो एक्चुअल कंजम्पशन है जो पिछले महीने की नेपरा ने दी है वो 15,000 मेगावाट की दी है और हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 23-24 हज़ार की है। तो एटलीस्ट कम से कम हम ट्रांसमिशन कैपेसिटी को मीट कर जाए, इतनी हमारी कंजम्पशन बढ़ जाए और फिर मज़ीद ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि बिजली का जो एक क्राइसिस की सूरत में आया हुआ है कि जहाँ आईपीपीज़ के भी पैसे जो है वो नॉर्मल कंज्यूमर देता है टेक और पे पर, और दूसरे अवामिल जो हैं वो हमें लगते हैं उसमें बड़ी हद तक कमी हो जाएगी और पाकिस्तान एक कम्पिटिटिव इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने आ जाएगा। तो अहमद साहब, ये हमें 8-9 सेंट तक अपने इस टैरिफ को लेकर आने में मजीद कितना वक्त लगेगा? हुकूमत को इसका इदराक था, कोशिश भी हुकूमत कर रही थी कि ये कमी करनी है एनर्जी टैरिफ में। अब 11-11.5% तक हुकूमत इसको लेकर आई है और इसमें अच्छा खासा टाइम हुकूमत ने लिया है। 1-1.5 साल पहले ज़ाहिर है शायद वो फिस्कल स्पेस नहीं था, अब क्रिएट हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन अब इससे जो मजीद 2-2.5 सेंट की और कमी है, ये किस हद तक और कैसे मुमकिन हो सकेगी? हम कितने इससे कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे मार्केट में? जो एक्सचेंज एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट में जो 3% की कमी है, ये कितना एक्सपोर्ट्स को ग्रोथ दे सकती है? व्हीलिंग चार्जेस जो इंडस्ट्री के लिए कम किए गए 9 रुपए, ये कितनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये तीनों स्टेप्स जो ले गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कमी, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस में कमी और इसके बाद ये व्हीलिंग चार्जेस, मैं समझता हूँ तीनों एडिशनल बूस्टर हैं एक्सपोर्ट्स के लिए और एक्सपोर्ट्स को फौरी तौर पर अब बढ़ना चाहिए और अगले 6 महीने के फिगर्स आप बहुत अच्छे इंशाल्लाह देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कितना अरसा लग सकता है ये सिंगल डिजिट जाने में? और तो ये जो ये तीनों स्टेप्स जो लिए गए, ये कितना एक्सपोर्ट के लिए एक बूस्टर के तौर पर रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कैटलिस्ट है और 2-3 महीनों में आपको एक्सपोर्ट्स के फिगर जो हैं वो वाज़े होने शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर है 1-आध महीने में तो नहीं पता चलता, लोगों के ऑर्डर्स आते हैं, लोग जो है ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 2-3 महीने के बाद जो अगले 4 महीने होंगे अप टिल जून, वो हम अच्छी तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ ओवरऑल इफेक्ट जिसमें 2 चीज़ों की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंपिटिटिवली 7-8 सेंट के रेंज पर लेकर आ जाए और इसके बाद हम अपना जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो जनरल इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में लेकर आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा जो मैं समझता हूँ कि अगले जून तक ये दोनों काम हो जाने चाहिए। तो 2026 का साल पाकिस्तान की तारीख का एक गोल्डन ईयर होगा जिसमें पाकिस्तान की एक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नज़र आएगी, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी और पाकिस्तान इकनॉमिक फ्रंट पे जो है वो बहुत इंशाल्लाह आगे आएगा। और अहमद साहब, ये कुछ सेक्टर वाइज भी हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा एज गवर्नमेंट, चूंकि जिस तरह टेक्सटाइल सेक्टर को या ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ को इस वक्त सपोर्ट किया गया, रिलीफ दिया गया, ये वक्त की ज़रूरत भी थी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स जो कि टेक्सटाइल के साथ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एक्सपोर्ट्स में, अब उन पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस करने की हुकूमत को ज़रूरत होगी इन 3-4 महीनों में, जब तक ये इन सारे इकदाम के रिफ्लेक्शंस भी सामने आ जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो तमाम सेक्टर्स जिसमें पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में आता है, चाहे वो राइस हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स की मुख्तलिफ चीज़ें हों, चाहे वो बाकी इंडस्ट्रीज़ हों, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको पूरा फोकस जो है वो इन तमाम आइटम्स पे देना पड़ेगा बेक वक्त।
क्योंकि ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, तो ये नहीं हो सकता कि किसी एक सेक्टर को हम प्रमोट कर रहे हों और बाकी सेक्टर्स को निगलेक्ट कर रहे हों। साइमल्टेनियसली तमाम सेक्टर्स को हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा और पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी पे ले जाने के लिए ये तमाम इक़दाम इंतहाई अहम हैं। पॉलिसी मेकर्स इस वक्त राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, डिसीजंस कुछ लेट हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त पे इसका बेनिफिट जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत अच्छा मिलेगा और पाकिस्तान में जो सरमाया बाहर जा रहा था पाकिस्तान से, वो सरमाया फिर पाकिस्तान में लगने की बात होगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान आएंगे और जो प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं उसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा बशमूल रिकोडेक के कि पाकिस्तान को एक कसीर तादाद में मैं समझता हूँ ज़र मुबादला जो है वो यहाँ आएगा और जो हम IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं उससे निकलने में भी एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और एक आखिरी सवाल है मतलब कि जो अब ये प्राइवेट सेक्टर का एक एतमाद है वो मज़ीद बढ़ेगा इस वक्त पाकिस्तान के एनवायरनमेंट पर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर, उसको भी अपना रोल पहले महसूस करने और फिर उसको वाज़े तौर पर अदा करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली देखें, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर हो, पाकिस्तान का कोई भी सेक्टर हो, तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने इस इक़दाम की तारीफ़ की है, कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट लेवल आया है। फिर दूसरा एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि नैब जो है जो बिजनेसमैन के पीछे पड़ी हुई थी, बहुत सारे फेक केसेस जो है वो बन रहे थे और बहुत सारे जो है वो कंप्लेंट्स पे जो है वो इंक्वायरीज इनिशिएट हो जाती थी, वो सिलसिला अब ऑलमोस्ट बंद हो गया है। 52% से ज़ायद जो है वो नैब में केसेस की कमी हुई है बिजनेसमैन के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो है वो एक ट्रस्ट लेवल, एक कॉन्फिडेंस लेवल इन पॉलिसीज़ पे आ रहा है और आने वाला वक्त जो है वो इसको बहुत बेहतर साबित करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चिनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हमारे गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।